नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। जैसा कि हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान, और राजनीति विज्ञान क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। राजनीति क्या होती है ये हम देखेंगे कि राजनीति क्या होती है। इसके विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हम अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं देख सकते हैं। अलग अलग लोगों ने जो इसके बारे में कहा है, जैसे अगर मैं कहूँ तो हम जब आसपास बैठते हैं ना अपने बड़े लोगों के साथ, या मोहल्ले पड़ोस में हम कहीं सुनते होंगे, तो बोलते हैं अरे ये किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति क्या है बहुत तेज दिमाग वाला है ना, बहुत चतुराई दिखाता है, तो हम क्या करें, अरे यार ये बहुत ज्यादा राजनीति खेलता है, हमसे कुछ और कहता है, वहां कुछ और करता है, और दिमाग उसका कुछ और कर रहा होता है। तो हम उदाहरण कैसे देते हैं कि राजनीति का, कहीं हम कहते हैं कि कोई संस्था है ना, और उसमें अगर कुछ लोग मिलकर अपनी गांठ साथ जोड़ जाड़ के जो कर रहे हैं कि हाँ यार तुम मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, या कोई दफ्तर है वहां, तो आप क्या कह रहे हैं, यार ये भी राजनीति खेल रहे हैं, है ना, ये अपना काम नहीं कर रहे, राजनीति खेल रहे हैं। तो जो राजनीति शब्द है वो क्या है, थोड़ा सा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कि राजनीति को इतना ज्यादा खराब तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, या राजनीति जो है, राजनीतिक शास्त्र जो है, या हम कहें जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो राजनीति में इतनी गंदगी फैलाए हुए हैं कि इस शब्द को ही गंदा कर दिया गया है, इस शब्द को ही गंदा कर दिया है। लेकिन फिलहाल तो हमें क्या देखना है, हमें अपने अध्याय से मतलब रखना है, हमारी इकाई से मतलब रखना है कि आखिर राजनीति विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, भारत का संविधान, ये हम देख चुके हैं कि संविधान क्या है, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अब देखना है संविधान क्या है भैया। तो संविधान है क्या, संविधान है फ्रेंच भाषा का एक शब्द। क्या है संविधान, किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है ना, फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के शब्द जो है ये संविधान फ्रेंच भाषा है, लेकिन जो लैटिन है ना, लैटिन शब्द है, जो ये शब्द है यानी कि जो उसका लिखने का तरीका है, जो उसका मतलब है, वो फ्रेंच भाषा में, लेकिन शब्द लैटिन है, यानी कि लैटिन भाषा में इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जिस भाषा में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूटियो है ना, कॉन्स्टिट्यूटियो, ये क्या है, ये किस भाषा का शब्द है। तो अगर मैं कहूँ भाषा, तो कौन सी है, फ्रेंच है। जबकि जो शब्द है ना, या मैं कहूँ कि इसका उपयोग कहाँ होता है, अर्थ क्या होगा अगर इसको निकाले, तो लैटिन भाषा में ही हम इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि लैटिन जो भाषा है, वहाँ जो लैटिन लोग जो हैं, वो इस शब्द का अपनी भाषा में उपयोग करते हैं। लेकिन इसके लिखने का तरीका क्या है, फ्रेंच स्टाइल है, जिसकी स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, फ्रेंच में लिखी हुई होगी, तो वो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूट हो गया, जिसका उपयोग नियमों और आदेशों के लिए किया जाता है, कि कोई नियम है, कुछ आदेश है, उनके लिए किसका उपयोग किया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूट या शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि शाही अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, जैसे एडिक्टा, मैंडेटा, डिक्रेटा, रेस्क्रिप्ट, तो ये सारे जो शब्द हैं ये फ्रेंच शब्द हैं, है ना, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, हमारे समझते तो परे हैं भैया, मुझे तो फ्रेंच नहीं आती है। ठीक है, मुझे क्या है, मुझे फ्रेंच नहीं आती। अब संविधान के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो संविधान के प्रकार कैसे होंगे, क्या प्रकार होंगे, देखो यहाँ पर बताया कि संविधान मूल रूप से दो प्रकार का होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या कि संविधान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है संविधान, है ना, मूलतः कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, या मैं कह दूं कि संविधान, तो संविधान की बात करें कितने प्रकार का है भैया, एक है लिखित संविधान, और एक है अलिखित, है ना, कभी कभी मैडम भी क्या है गलत स्पेलिंग लिख देती, तो बता दिया करो, अलिखित संविधान, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब ये कैसा हो गया मैम, अलिखित संविधान क्या होगा, लिखित संविधान तो है जैसे, उदाहरण क्या, भारत, जापान, अमेरिका,
और क्या हो गया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो लिखित संविधान के उदाहरण है। अब मैं कहूँ क्या भारत संविधान है? नहीं, भारत का संविधान क्या है, लिखित है। भारत का संविधान क्या है, लिखित है। दूसरा, जापान का संविधान भी लिखित है। अब संविधान क्या होता है, कुछ नियमों, अनुदेशों या आदेशों का एक समूह होता है, एक समुच्चय होता है, जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र, या मैं कहूँ कोई संस्था है, कोई देश है, कोई क्षेत्र हो सकता है, जैसे संविधान जैसा एक नियमों का ढांचा ना हर जगह हमें देखने को मिलता है। कोई संस्था हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई समूह हो गया, तो ऐसा ही एक नियमों और सिद्धांतों का, आदेशों का एक किताब है या एक समुच्चय है, कुछ पेजों से मिलकर बनी एक किताब है जिस पर नियम लिखे हैं, सिद्धांत लिखे हुए हैं कि भैया ये करना है, हमारे देश का शासन ऐसे चलेगा, हमारे देश के लोगों को ये अधिकार प्रदान है, हमारे देश का राज्य ये करेगा लोगों के लिए, न्यायालय क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, हमारे राष्ट्रपति को चुना कैसे जाएगा, तो ये सब निर्धारण कौन करता है, ये हमें बताता है संविधान। अगर राज्य ने हमारे लिए काम नहीं किया, हमारी जो सरकार है हमारे लिए काम नहीं कर रही, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो ये अधिकार भी हमें कौन देता है, संविधान देता है। तो ये अधिकार लिखित और अलिखित दोनों ही संविधान देते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम, यह संविधान के मूलतः दो प्रकार है, लिखित और अलिखित। अब लिखित अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान मिलेगा आपको ब्रिटेन में। कहाँ मिलेगा, ब्रिटेन में। यहाँ का संविधान लिखा हुआ नहीं है, कैसा है, अलिखित है। मतलब उन लोगों के पास क्या है, कुछ नियम पहले से जो चले आ रहे, जैसे राजशाही समय में है ना, कुछ पत्र पत्रिका है, वहां पर अलग अलग संस्थाएं उन्होंने अपने नियम बना के रखे हुए हैं, उन्हें पहले से पता है कि अगर ये क्राइम होता है, ये अपराध होता है, तो हम ये सजा देंगे। दूसरी चीज, यदि हमें सरकार का चुनाव करना है तो हमें किस प्रक्रिया को अपनाना है, क्योंकि वो उनकी परंपरा में चली आ रही। जैसे मैं कह दूं कि जो है ना, जो क्या है, जो जिस बच्चे का क्या होगा, गणित बहुत अच्छा होगा, है ना, जिस बच्चे का गणित बहुत अच्छा होगा, वो क्या करेगा, उसके लिए कोई भी सवाल आ जाए वो सॉल्व करता चला जाएगा। अब उसे हमेशा क्या है, किताब रखने की जरूरत नहीं है कि वो बार बार नियम देखे यार कि ये नियम है, हाँ भैया एक्स की पावर इतनी है, ये लगाने के लिए मुझे कौन सा नियम करना है, साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसा है, तो उसको हमेशा देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी मम्मी है जो दिन भर घर में क्या करती है, घर के सारे काम करती है। आपके दादाजी हैं, पापा जो हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ कोई इंजीनियर है, अब इंजीनियर क्या रोज अपने एक डायरी लेके चलता है कि मुझे रोज ये काम करना है, मुझे इसी प्रकार से करना है। या सबसे अच्छा उदाहरण आपके गांव के जो किसान होते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं, हमें कृषि कार्य पढ़ने के लिए, कृषि के बारे में पढ़ने के लिए किताबों से ज्ञान मिलता है कि भैया रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। मैं खुद मेरी बात कर दूं तो शायद 8वीं 9वीं क्लास तक मुझे नहीं पता था। ये पता था भैया रबी की फसलों में ये आते हैं, खरीफ की फसलों में ये आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं ये तो नहीं पता था। तो ये सारी चीजें हमें बताता कौन है, तो हमें तो कोई सब्जेक्ट है, एक किताब है, वो बताती है। लेकिन जो आपके गांव के, देहात के क्षेत्र के जो किसान हैं, उनको पता है कि यार ये मौसम आ गया है ना, अब सर्दी का मौसम आने वाला है, तो गेहूं बो दो, क्योंकि गेहूं को ठंडे मौसम की जरूरत होती है। दूसरा, अगर मैं कह दूं कि बारिश की कितनी जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से गेहूं बोए जाएंगे। चावल को कितने पानी की जरूरत होती है, कितने तापमान की जरूरत है, तो उस क्षेत्र में चावल बोए जाएंगे। उतना पानी उपलब्ध हो उस क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में चावलों की खेती की जाएगी। श्रम आधिक्य वाले उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहां पर श्रम की अधिकता हो। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो हम यहाँ जैसे राजनीति की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो लिखित संविधान में भी हम क्या देखेंगे कि सबको पता है कि भैया किसको क्या काम करना है, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है। तो इनका संविधान कैसा है, अलिखित है। और कैसा चल रहा है, पारंपरिक रूप से क्या चल रहा है, वो पारंपरिक रूप से चल रहा है, संचालित होता है। ठीक है, पारंपरिक रूप से क्या होता है, संचालित होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आके, तो यहाँ संविधान मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान के 3 उदाहरण बताओ, तो भैया सबसे पहला भारत ले लो, हमारा प्यारा भारत। दूसरा क्या हो गया, अमेरिका हो गया।
तीसरा क्या ले सकते हैं हम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे संविधान है, पढ़ेंगे अभी सबको, ठीक है। अलिखित में कौन है भैया, ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या है, राजशाही है, ठीक है, अभी भी राजशाही है। देखो राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन आज भी वहां राजा होता है, जो प्रधानमंत्री भी होगा कहीं ना कहीं राजा से चीजों का परामर्श लेता है, जो सर्वोच्च है देश का कोई भी काम है वो कहीं ना कहीं राजा की हैंड ओवर रहता है, ठीक है। और बाद में वर्ण परीक्षाओं में शब्दों की दृष्टि से संविधान के कई प्रकार बताए गए हैं जो निम्नलिखित है, जैसे लिखित संविधान अथवा अलिखित संविधान, और विकसित विकसित संविधान है, लचीला संविधान है, कठोर संविधान है, और कैसा है, परिसंघीय संविधान है अथवा एकात्मक संविधान है। अब ये क्या होते हैं भैया, ठोस संविधान, अरे क्या लोहे के टुकड़े जैसी किताब होती है ना, क्या लोहे के पन्ने बनाए जाते हैं या कैसी, या लोहे के पत्रों पर खुदाई करके संविधान लिखा जाता है, नहीं। लिखित अलिखित हमने समझा कि जिस संविधान को हमने किताब में लिखा हुआ है, जिसके पूरे नियम, जिसके पूरे कानून, जिसके अनुदेश लिखे हुए किसी किताब में, वो लिखित संविधान हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि अलिखित संविधान, मतलब ऐसी कोई भी एक बुक नहीं है जिसको हम उठाए पढ़े कि भैया ये संविधान है ना, उनको पारंपरिक रूप से पता है कि किस चीज के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, क्योंकि परंपरा में आगे हजारों सालों से वो चीजें चली आ रही है। अब जैसे किसी को पता हो कि, है ना, कि जो मैं क्या कह दूं कि जैसे हमें पता है, हमारे दादा दादी उन्हें पता होता है कि भैया ये जो है ना, जो हमारा समाज है इसमें साथ रहना है, अगर हमने समाज के हिसाब से काम नहीं किया तो समाज हमें समाज से निकाल देगा, हमारे गोत्र क्या होते हैं, हमारी जाति क्या होती है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा जो वंश है वो हमारे कौन कौन से वंशज है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, सुनते हो, जैसे भूत प्रेत की कहानी आपको सुनाई जाती है, अरे भूत होता है, बजरंग बली है, शिव भगवान है, जो जीसस क्राइस्ट है, या गुरु नानक देव है, तो आपने उनको प्रत्यक्ष नहीं दिखा, लेकिन परंपराओं ने आपको बताया। जैसे पूजा पद्धति है, तो वो आपको किसने बताई, किसने बताई, आप जब छोटे बेबी थे, जब आप जन्म लिया आपने, तब आपको तो नहीं पता था कि भैया भगवान की पूजा कैसे करनी है, शिव जी को जल चढ़ाना है, माता रानी को दीपक लगाना है, गणपति को लड्डू का भोग लगाना है ना, खुद को भी लगाना होता है। तो ये किसने बताया, तो ये हमें परंपराओं से सीखने को मिला ना, कि हमारे दादी दादा, हमारे माता पिता, और हम फिर हमारे आगे की जो पीढ़ी आएगी वो, तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज सीखने को कैसे मिली, कि हमने अपने आसपास देखा कि ये नियम है पूजा करने का, हमें कपड़े अच्छे पहन के चलना है, जब हमारे परिवार जन इकट्ठे हो तो हमें अच्छे तरीके से बात करनी है, बड़ों का आदर करना है ना। जैसे पुलिस का डर होता है कि भैया पुलिस से पंगा लोगे तो पुलिस बहुत डंडे बजाएगी, है ना, अगर आपने चोरी की तो आपको जेल हो जाएगी। तो हमारे संविधान में ये पता है कि हाँ भैया, लेकिन हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि उस चोर के क्या अधिकार है, उस चोर पर आप किस हद तक अत्याचार कर सकते, अत्याचार नहीं कर सकते, कितने समय तक आप किसी अपराधी को, है ना, जेल में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, या जेल में रखने का कारण किसको बताना होगा, आपको अपराधी को वकील प्रोवाइड करवाना होगा, उपलब्ध कराना होगा। तो ये सारी चीजें बच्चों कहाँ लिखी है, संविधान में लिखी है। अब अलिखित संविधान यानी कि लिखित में नहीं है, उनको पता है कि ये सारी चीजें हमें करनी है, इस चीज के लिए हमें ये प्रक्रिया अपनानी है। अब आता है विकसित संविधान। विकसित संविधान जो विकसित देशों का संविधान होगा, जहाँ के लोग बहुत एडवांस होंगे, बहुत आधुनिक होंगे, तकनीकी के मामले में, शिक्षा के मामले में, उद्योग व्यापार के मामले में, तो उनके संविधान में उनके हिसाब से प्रावधान किए गए होंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ, मैं आपसे कह दूं कि आपको, आपके स्कूल में क्या है, 2 कक्षाएं हैं और 2 कक्षाओं के मॉनिटर का क्या होना है, निर्वाचन होना है। एक कक्षा है कौन सी, जिसमें सारे गधे बच्चे बैठते हैं, जो पढ़ते ही नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता जाता, कोई मतलब नहीं है। और एक कक्षा है जिसमें क्या है, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे बैठते हैं, जो हमेशा 90% से ऊपर ही हर साल अपना स्कोर करते हैं, ठीक है, परीक्षा में। अब क्या हो, अब उनमें से क्या होगा, तो अगर उन बच्चों के लिए नियम बनाएंगे, कोई मॉनिटर बनाया जाएगा या उस क्लास के लिए कोई टीचर आएगा, तो उन दोनों क्लास के जो टीचर होंगे उनमें भी अंतर होगा,
उनके पढ़ाने के तरीके में अंतर होगा। जो बच्चे कुछ नहीं आता, अब उनको जाके मैं किताब ले जाऊं संविधान की, हाँ ठीक है संविधान का ये पार्ट निकालो, संविधान ये होता है, इसके ये काम है, संविधान से ये लाभ है, ये हानि है, पर संविधान की जरूरत क्या है, संविधान बना के, अरे भैया संविधान दिखता है कि नहीं दिखता है? भूत प्रेत है क्या ये संविधान कि हमारी तरह चलता फिरता एक मनुष्य है? क्या है संविधान? उन्हें तो पता ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं। अब वही मैं कहूँ कि जो हमेशा 90% से ऊपर जिस कक्षा का वो रहता है, पासिंग प्रतिशत रहता है, परसेंटाइल जो रहता है, वो अगर 90% से ऊपर है, मतलब बच्चे बहुत टैलेंटेड है, उनको सारी चीजों का ज्ञान है। अब उनके पास में जाऊं, जैसे छोटे बच्चों की तरह पढ़ाऊं, अरे सम प्लस विधान, संविधान ये होता है और संविधान यहाँ से लिया गया है, उनको सारी चीजें पहले से पता है, तो क्या मुझे उनको वापस से वो पढ़ाने की जरूरत है? नहीं पढ़ाने की, मुझे उनको वो संविधान तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन उसके थोड़े ऊपरी जो उनका आधार एकदम से क्लियर है, यानी कि उनका बेस स्ट्रांग हो गया, उनका आधार मजबूत हो गया, अब मैं क्या पढ़ाऊंगी उनको? थोड़ी कठिन चीजें पढ़ाऊंगी कि अब हम संविधान के आर्टिकल पढ़ते हैं, अब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, अब मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, अब हम चुनाव पद्धति पढ़ते हैं, अब हम शासन व्यवस्था पढ़ते हैं, संस्थाएं पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको यही नहीं पता संविधान क्या है, राजनीति क्या है, मैं उनसे कह दूं कि चलो यार संविधान के मूल अधिकार पढ़ो, तो उन्हें तो बताना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। तो यही चीज क्या होती है, अंतर है कि विकसित देशों का संविधान कैसा होगा, थोड़ा विकसित होगा, क्योंकि जो 90% से ऊपर नंबर ला रहे हैं वो बच्चे कैसे होंगे, कहीं ना कहीं उस दूसरी कक्षा की अपेक्षा विकसित होंगे, उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर उच्च होगा, तो उनको पढ़ाने के लिए मेहनत थोड़ी कम लगेगी। दूसरी चीज कि वे चीजों को जल्दी समझ आएंगे, क्योंकि उस चीज के वो पढ़े हुए हैं और उनकी जो समझने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो बच्चे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि जिस बच्चे को देर से समझ आता है, जो चीजें कम समझ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियां, आपके आसपास के जो शिक्षक है, परिवार है, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, आपकी जो कंडीशन है, वो भी कहीं ना कहीं निर्भर करती है कि आपकी शिक्षा में कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं कि आप कभी भी देखिए जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीबी और हम कहें कि बहुत ज्यादा समस्याओं से उभरे हैं। चाहे हम कह दें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे कह दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चाहे हम कह दें जो वर्तमान हमारे भारत की राष्ट्रपति है, एक ऐसी महिला भारत की राष्ट्रपति है वर्तमान में जिसने क्या किया, जो लकड़ियां बीनते हुए उनकी जो फोटो है कि चूल्हे पे खाना बना रही है, घर में मारपीट सहन कर रही है, ताने सुन रही है, और आज वो भारत की राष्ट्रपति है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति की अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है वो आगे भी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस जरूरत है तो आपकी मेहनत की, आपकी लगन की, तो यही काम। तो हम उस जो दूसरी कक्षा है जिसमें बच्चे कैसे हैं, थोड़े से कमजोर है, उनको कैसा टीचर देंगे कि जो थोड़ा सा उनसे व्यवहारिक तौर पर उनसे जुड़ाव रखे, उनसे लगाव रखे। दूसरा क्या करे, उन्हें उनकी भाषा में समझाए कि भैया अब धीरे धीरे हम आपको ये पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो धीरे धीरे उनको पढ़ाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये कक्षा है ना, इस कक्षा का स्तर भी यहाँ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए संसाधन अलग होंगे, उसके लिए लोग अलग होंगे, वहाँ के नियम अलग होंगे, पद्धति अलग होगी, तो ऐसा ही यहाँ होगा। फिर आता है लचीला संविधान और कठोर संविधान। अब लचीला संविधान देखो, जैसे मैं कहूं, एक होता है कठोर संविधान, क्या है, एक कठोर संविधान है, ठीक है, कठोर संविधान। अब थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं यार, है ना, कठोर संविधान। राइटिंग क्या थोड़ी सी खराब हो गई है ना, कठोर संविधान। अब देखो कठोर संविधान कैसा होगा, देखो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश की बात कर लेते हैं, भारत की, कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है, अब क्या हुआ, कुछ व्यक्तियों का समूह है, ठीक, अब उनको बार बार परेशानी आ रही है, यार हमें संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं होता या फिर किया जा सकता।
जैसे यदि है ना कोई एक, अगर हम अपने भारत देश की बात कर ले तो एक कोई धार्मिक समूह है या फिर कोई एक जाति, उसको जैसा उसके अनुसार हो, जैसा वो अपना परिवेश चाहता है, जैसा वो अपने लिए नियम चाहता है कि मुझे आरक्षण दिया जाए, मुझे शिक्षा में इतनी छूट दी जाए, मैं इस क्षेत्र में आराम से निवास कर सकूं, ऐसा कुछ भी ऊट पटांग टाइप का कोई वो संशोधन कहता है, तो ये संशोधन के लिए ठीक है, आप बिल लेकर गए कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें 24 घंटे क्या हो, हम 24 घंटे, कुछ 24 घंटे में कोई भी काम करें, हम रोड पे हंगामा करें, शराब पीकर दौड़े, है ना, हम किसी से बदतमीजी करें, गालियां दे, कुछ भी कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, बस हम तो किंग, है ना, डॉन बन के घूमे रोड पे। अब बोले कि कुछ समुदाय बोल रहे कि भैया हम तो ऐसे ही घूमेंगे, अब क्या होगा, होगा क्या कि आप क्या बोलेंगे, आपके क्षेत्र के लोग क्या इस चीज के लिए मान जाएंगे कि नहीं यार वो बढ़िया बोल रहा है ना, उसके हिसाब से परिवर्तन कर देना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, जैसे वैसे ही क्या होता है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद या कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता, और आसानी से परिवर्तन अगर हम बार बार उनमें आसानी से परिवर्तन कर देंगे तब क्या होगा, कहीं ना कहीं जो संविधान की मूल आत्मा है वो समाप्त हो जाएगी, जो मूल ढांचा है कहीं ना कहीं वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसका सार खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम कहें कि किस मौलिक अधिकार है ना, जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों में उदाहरण मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, है ना, थोड़ा इंग्लिश भी मैं आपको बताती जाती हूँ कि आपको, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश के कुछ कुछ शब्द आने चाहिए, देखो डरना नहीं है ना, अंग्रेजी भी कोई बुरी भाषा, मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी इंग्लिश तो शायद नहीं होगी, नहीं होगी, है ना, मैं भी आप लोगों में से हूँ, है ना, ठीक। तो बच्चों आप लोगों को क्या घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि यार मैडम अंग्रेजी के एक दो शब्द बोल दिया, किसी टीचर ने बोल दिया तो घबरा जाना है कि वो तो अंग्रेजी, वो आपके लिए ही बता रहे हैं, हम आपको हिंदी भी बता रहे हैं, अब मैं उसका अंग्रेजी इसलिए बता रही हूँ कि आपको उसके बारे में पता हो कि भैया अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार। अब इन मूल अधिकारों का किसी ने बोला कि जो इसमें पहला अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब कोई नेता हुआ, वो लेकर गया एक चिट्ठी लेकर पहुंच गया कहाँ पे, संसद भवन में, भैया मुझे वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हमें किसी अपनी जो विचार है उनको बोलने की और जो हमारी भावनाएं हैं उनको प्रकट करने का जो अधिकार है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई भी किसी को भी बदतमीजी से बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है ना, नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी दे रहा है, महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहा है, जो न्यायालय है उसका भी अपमान कर रहा है, तो सारे लोगों से ये छीन लेना चाहिए। वो बोले कि ठीक है लेके गए, लेकिन अब वहां क्या होगा, संसद भवन में उस बिल को पेश किया जाएगा, है ना, पहली बात तो आपका जो प्रस्ताव है उसको पेश किया जाएगा। अब वो पेश करेंगे प्रस्ताव, तो पहले तो उसमें जो सदस्य होंगे वो उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे, उस प्रस्ताव को पढ़ेंगे, वो बोलेंगे ठीक है कि नहीं, कुछ बोलेंगे ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं है, बोलेंगे अगर 50% लोगों, जैसे हम बोले 50% से अधिक लोगों ने बोल दिया कि ठीक है, तो बोले आगे बढ़ जाएगा, लोकसभा में गए, राज्यसभा में जहां भी पहुंचा, तो पहले सदस्य में पहुंचा, उस सदस्य के लोग विचार करेंगे, उसको पास करेंगे, नहीं पास किया तो खत्म, और पास कर दिया आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, अब दोनों सदन विचार करेंगे, अगर उनको लगता है इसको छीनना जरूरी है तो वो बिल्कुल बोल देंगे कि हाँ ठीक है हमने इसको पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास ले जाओ, राष्ट्रपति देखेंगे भैया सही है, दुरुपयोग हो रहा है, इसको छीन लेना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो पास कर देंगे, बिल बन जाएगा, और आपकी जो बोलने की स्वतंत्रता है, अब आप अगर किसी प्रेस के बारे में, जैसे प्रेस मीडिया भी चिल्लाती रहती ना, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति के बारे में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं बोलते हैं या जो न्यूज चैनल पे एजेंसियां बोलती हैं, अगर ये इसी तरह बोलेंगे तो इनको पुलिस पकड़ पकड़ के कहाँ बंद कर देगी, जेल में बंद कर देगी। तो अब मैं कहूँ, और यदि उनको लगा नहीं यार ये तो गलत है, हम किसी के बोलने की आजादी कैसे छीन सकते हैं, उससे उसकी भावनाओं को प्रकट करने की आजादी कैसे छीन सकते हैं, तो वहीं पर क्रॉस लगा दें। तो हम बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, और कुछ परिवर्तन जैसे
है ना। भाग 1 की बात करते हैं संविधान का। भाग 1 इसका नाम है भारत के संघ और राज्य। भारत के संघ व, है ना, संघ शासित है सामान्यतः तो, शासित प्रदेश व राज्य। ठीक। अब इनमें जैसे सरकार को क्या करना है, जैसे मोदी सरकार है, कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में 2019 में क्या हुआ, पहले यहाँ पे धारा 370 लगी हुई थी, आर्टिकल 370 या संविधान का अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेदों को क्या बोलते हैं, आर्टिकल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, इतनी तो समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, है ना, तो अनुच्छेद बोल रहे हैं। तो अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया किसने, मोदी सरकार ने करा था कि नहीं। 9 अगस्त से क्या हो गया था, जो 9 अगस्त 2019 से क्या हो गया, जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन 2019 से पहले क्या परिस्थिति थी, तो क्या था वहां पर कि भारत का कोई भी व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, वहां की महिला से शादी नहीं कर सकता, वहां की नौकरी का फॉर्म नहीं भर सकता। अब बताओ, भारत, कश्मीर तो भारत का है ना, वो मूवी देखी होगी ना, माँ तुझे सलाम देखी हो, गदर देखी हो, तो बोलता है ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो यही बात कह रहा है कहीं ना कहीं वो, कि जम्मू कश्मीर जब हमारा है, हमारे देश का है, तो कोई और उसे कैसे छीन सकता है। तो यहाँ यही किया ना कि धारा 370 खत्म कर दी और क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। तो ये, इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। संसद को लगा कि भारत का अंग है, भारत का हिस्सा है जम्मू कश्मीर, तो उसने आर्टिकल 370 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया कि अब भारत का जो संविधान है वही कहाँ लागू होगा, जम्मू कश्मीर में। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को ही हमें बताएगा कौन, तो ये भी हमें कौन बताता है, संविधान बताता है। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ ये आसानी से हो गया, है ना, या हम कहें कि ये चीजें आराम से बदल गई। तो इस प्रकार से अभी हमें और देखना है कि लचीला और कठोर संविधान कैसा होता है, क्योंकि और उदाहरण है जिनसे आपको आसानी समझ आएगा, लेकिन वो पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।